नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी और हमारे दर्शकों को भी। करें योग और प्राणायाम, ग्रह नहीं करेंगे परेशान। करें योग और प्राणायाम, होगी हर मुश्किल आसान। जानिए योग और प्राणायाम का किस्मत कनेक्शन, सिर्फ योगा डे स्पेशल काल चक्र में। जी हाँ, अपने खान पान में बदलाव लाकर, अपने पहनावे को बदलकर और दान पुण्य करके कैसे ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है, ये तो काल चक्र में आपने कई मर्तबा सुना होगा। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने वाले हैं योग और प्राणायाम का किस्मत कनेक्शन। कैसे हर दिन योग और मेडिटेशन करके हम अपनी सेहत के साथ साथ कुंडली में बैठे अशुभ ग्रहों के भी शुभ फल पा सकते हैं और कैसे योगा से भी होगा हमारा कल्याण। ये भी आज पंडित जी से जानेंगे, तो कहीं मत जाइए और देखते रहिए योगा डे स्पेशल कालचक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 21 जून 2023 दिन बुधवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, दोपहर 3:09। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। पुष्य नक्षत्र रात 1:21 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। व्याघात योग रात 2:35 तक। इसके बाद हर्षण योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए। आज साल का सबसे बड़ा दिन है। कहने का तात्पर्य ये है कि आज पूरे साल में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 10:38 से दोपहर 12:23 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में सबसे पहले हम पंडित जी से जानते हैं योग और प्राणायाम के क्या महत्व हैं। पंडित जी, हमें यह भी समझाइए कि योग, प्राणायाम और मेडिटेशन के जरिए हम कैसे अपनी किस्मत को संवार सकते हैं। देखो रश्मि, मैं कोई अपने मन से कोई बात नहीं गढ़ रहा हूं, बल्कि हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में गीता महात्म जो है वो भी महर्षि वेदव्यास द्वारा ही लिखा हुआ है। उसका जो पहला श्लोक है उसमें लिखा हुआ है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो व्यक्ति नित्य गीता का अध्ययन करता है और प्राणायाम करता है, नैवं सन्ति हि पापानि, उसे पूर्व जन्म के कोई पाप नहीं लगते हैं। अर्थात उसका जो प्रारब्ध रहता है, पिछले जन्म के जो उसके बुरे कर्म हैं, वो उसको कहीं से दूषित और बाधित नहीं करते हैं। एक तरह से ये माना जाए कि प्राणायाम करने वाला व्यक्ति, योग करने वाला व्यक्ति और गीता का अध्ययन करके तदनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली को ही मिटा देता है। उसकी वो कुंडली बन जाती है जो वो चाहता है। ये अनुभव में भी देखा गया है। और योग और प्राणायाम ये तप की ही एक क्रिया है, तप का ही एक रूप है। हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण में बहुत अच्छे से प्राणायाम के बारे में बताया गया है। प्राणायाम की 4 अवस्थाएं होती हैं। अगर आपने कभी मार्कंडेय पुराण पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप मार्कंडेय पुराण में प्राणायाम की
विधि के बाद प्राणायाम का महत्व और प्राणायाम का परिणाम देखिएगा तो उसमें 4 चीजें बताई गई हैं। ध्वस्ति, प्राप्ति, संबित और प्रसाद, ये 4 अवस्थाएं प्राणायाम की बताई गई है। जब व्यक्ति 15 सेकंड श्वास को भरने लगता है, 60 सेकंड श्वास को रोकने लगता है और 30 सेकंड श्वास को छोड़ने लगता है और 9 बार प्राणायाम के मंत्रों को करता है। वो मंत्र क्या है भाई? ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र 9 आवृत्ति करनी होती है। 3 आवृत्ति नाभि पर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, 3 आवृत्ति हृदय पर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए और 3 आवृत्ति भ्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए किया जाता है। जब 9 बार मंत्र एक श्वास में कोई पूरा कर लेता है तो आप मान के चलिए कि उस व्यक्ति का योगा अब सिद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है, प्राणायाम सिद्धि की तरफ आगे बढ़ रहा है। वो पहली अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वो पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था है ध्वस्ति। ध्वस्ति का मतलब ये होता है कि शरीर से जितना टॉक्सिन है, शरीर के जितने रोग हैं, शरीर की जितनी बीमारियां हैं, वो चाहे मानसिक हों और चाहे दूसरे प्रकार की हों, सारी बीमारियों का अंत हो जाना ध्वस्ति कहलाता है। सारी शरीर की बीमारियों का ध्वस्त हो जाना ध्वस्ति कहलाता है। लेकिन जो लोग युवावस्था में या बचपन में प्राणायाम नहीं किए हैं और इस समय ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उन्हें ये नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से और भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर की स्थिति खराब हो सकती है। और या करें तो इतना हल्का करें जिससे कि कंपन न हो शरीर में। ये बात भी ध्यान देने योग्य है। अच्छा, जहाँ तक योग की बात है तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हम जितनी देर तक योग और व्यायाम करें उसके आधे समय हम पूजा करें। अगर हमें 1 घंटे पूजा करने की आदत है तो हमें 2 घंटे योग और प्राणायाम करना चाहिए। और योग और प्राणायाम से हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। वैसे योग और प्राणायाम सनातन धर्म का एक बड़ा ही अभिन्न अंग है और सतयुग से लेकर के आज तक प्राणायाम होता रहा है। ऋषि मुनि समाधि में जाने से पहले प्राणायाम का ही सहारा लेते हैं। लेकिन एक अच्छी बात है, वैसे तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का योग में बहुत बड़ा योगदान रहा है। परम पूजनीय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी योग के बड़े शिक्षक थे। लेकिन वर्तमान में स्वामी रामदेव ने जिस तरह से योग को सरल करके मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जिस तरह से लोगों तक पहुंचाया और जिस तरह से लोगों को उसका ज्ञान हुआ, ये अपने आप में कम बात नहीं है। और उससे भी ज़्यादा पुण्य प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, जिन्होंने योग और प्राणायाम को समझा और उन्होंने इसके लिए एक दिन निश्चित किया। और ये दिन ऐसा निश्चित हुआ कि पूरे विश्व में आज के दिन योग दिवस मनाया जाने लगा और इससे योग की महत्ता प्रकट हुई। तो ये बहुत बड़ी भारतवर्ष का एक ऐसा ज्ञान जो पूरे विश्व में रोशनी फैला रहा है, ये अपने आप में बड़े महत्व की बात है। तो देखिए, ये तो योग और प्राणायाम की बात है। अगर योग और प्राणायाम पर बात की जाए तो शिव पुराण की वायवीय संहिता जो है, शिव पुराण की वायवीय संहिता जो है, उसमें शिव पुराण की वायवीय संहिता में योग और प्राणायाम की बातें की गई हैं। वैसे तो शिव पुराण में 7 संहिता है। पहली संहिता विद्येश्वर संहिता है। इसी तरह से
अब हम आपको ये बताएंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह आपका खराब है और कौन सा सिम्टम आपके शरीर में बुरा है, उसको ठीक करने के लिए आप कौन सा योग और प्राणायाम कर सकते हैं कि जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाए। अतिशयोक्ति नहीं होगी, किसी बात को अतिशयोक्ति में नहीं कहूँगा और वही कहूँगा जो बात रिजल्ट देने लायक होगी। बस आप ध्यान से बहुत एकाग्र होकर के सुनिएगा और अगर बिना दवा के रोगों से मुक्ति चाहिए तो इसको फॉलो करिएगा। मैं ये अपने जिंदगी का अनुभव भी आपसे शेयर करूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो योग और प्राणायाम का महत्व तो आपने पंडित जी से जान लिया। चलिए अब पंडित जी से ये जान लेते हैं कि कैसे योग, प्राणायाम और कुछ खास उपाय करके ग्रह दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह के शुभ फल पाने के लिए पंडित जी कौन से योगासन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए? देखो रश्मि, ऐसा है, सूर्य ग्रहों के राजा है और सूर्य के बारे में महर्षि पाराशर ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्थ था आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः। आत्मा का कारक ग्रह जो है वो सूर्य है। सामवेद में कहते हैं, चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तो सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है और अगर आत्म तत्व आपका संतुष्ट है तो फिर समस्या हो ही नहीं सकती। जब किसी व्यक्ति की राशि में सूर्य अनिष्टकारक हो, अनिष्टकारक का मतलब किसी पापक ग्रह की राशि में हो, पाप नवमांश में हो या सूर्य नीचांशक में हो या सूर्य पापक ग्रहों से पीड़ित हो, तो पहली बात तो उस आदमी के चेहरे पर हर समय उदासी दिखेगी, एकदम नेगेटिविटी का शिकार होगा ऐसा आदमी। अगर आप उसको हंसाने की भी कोशिश करोगे तो जरा सा दांत दिखा के और फिर उसी रूप में हो जाएगा जैसे वो पहले था। आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है, आंख से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, हृदय से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। ऐसे लोग, जिन लोगों पर सूर्य ग्रह का अशुभ प्रभाव है, पूरे शरीर में दर्द होता है, रात भर पैर पटकते हैं, नींद नहीं आती है, उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जिनका सूर्य खराब होगा और जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं करते, सूर्य को अर्घ नहीं देते, उनके शरीर में विटामिन डी की भी कमी होती है और विटामिन डी की कमी से पूरे शरीर में दर्द होता है। तो भाई सूर्य नमस्कार करने का मतलब ऐसे नहीं कि सूर्य को हाथ जोड़ करके आपने नमस्कार कर लिया, नहीं। सूर्य नमस्कार एक प्रकार का योगा है जिसमें 10 प्रकार की विधियों को संपन्न किया जाता है और सूर्य नमस्कार ऐसा योग है जिसमें सारे योग समाहित हैं। सूर्य नमस्कार करने के बाद किसी योग के करने की जरूरत नहीं होती है, शरीर की सारी तंत्रिकाएं एक्टिवेट हो जाती हैं। इसके साथ ही क्या करना चाहिए? भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को तो आप समझते होंगे, क्या भस्त्रिका माने क्या होता है? हम लोगों के यहाँ भस्त्रिका को भाथी कहते हैं। भाथी, जैसे लोहार के यहाँ भाथी से हवा भरते हैं तो अग्नि बहुत तेज जलती है, उसको भाथी कहते हैं। बहुत तेज से हवा को, ऑक्सीजन को अंदर लेना और बहुत तेजी से श्वास को निकालना, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। अपने घर की पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र तांबे का स्थापित करके उसकी रोज पूजा की जाए और हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का सूर्योदय के समय पाठ किया जाए। पूरब दिशा सूर्य की दिशा है, इसलिए यहाँ तुलसी का पौधा भी लगाएं। हर रोज सुबह दहलीज की पूजा करें।
दहलीज के दोनों तरफ प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उसका भी पूजन अर्चन करें। तो सूर्य ग्रह को ठीक करने के लिए यदि सूर्य नमस्कार 10 बार किया जाए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आधे से अधिक बीमारी अपने आप ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं सभी राशियों का दैनिक राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि का राशिफल कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय और शुभ अंक, साथ ही साथ शुभ रंग। देखिए, मेष राशि में बृहस्पति के साथ राहु और द्वितीय भाव में बुध, तृतीय भाव में सूर्य और चतुर्थ भाव में चंद्र, मंगल और शुक्र की स्थिति बनी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि अगर नवमेष राहु के साथ है तो अगर आप यात्रा करेंगे तो धनहानि हो सकती है। इसलिए यात्रा करते समय बहुत सावधान रहें। ऑफिस में सावधानी से काम करें और किसी प्रकार के विवादों के चक्कर में ना पड़ें। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खान पान अच्छा रखिए। पैसों के लेन देन में सतर्क रहिए। गेहूं का दान आपके लिए फायदेमंद है। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वालों की। तो कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति आज और कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते, साथ ही साथ सेहत, इसके अलावा क्या है आज का उपाय और शुभ अंक, शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि में बुध की स्थिति बनी हुई है। बुध धन भाव का स्वामी होकर के आपके राशि में है और आपका राशि स्वामी शुक्र तृतीय भाव में इस समय मंगल और चंद्रमा के साथ युति बनाए हुए है। आमदनी का नया जरिया मिलेगा और बचत भी आप कर पाएंगे। नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है, लेकिन ये मंगल शुक्र की युति ज्यादा गुस्सा आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है। पीठ का दर्द भी परेशान कर सकता है। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। मां दुर्गा के मंदिर में घी का दिया जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा ही शुभ नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की सोच, सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है ये हमें पंडित जी बताएंगे। और साथ ही साथ पंडित जी हमें ये बताइए कि कैसे हम योगा करके, मेडिटेशन करके अपने चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं। देखो, हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन का कारक ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा मन का कारक है। किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख करके उसके मन स्थिति को जाना जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन लोगों का चंद्रमा अशुभ प्रभाव में है या जिनकी कुंडली में चंद्रमा अनिष्ट कारक है, वो लोग जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं और हमेशा तनाव में रहते हैं। नेगेटिविटी तो उनके ऊपर हर समय छाई रहती है। चंद्रमा शनि के साथ होगा, चंद्रमा केतु के साथ होगा, चंद्रमा राहु के साथ होगा, चंद्रमा पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, तब सब प्रकार से ऐसा व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा का भंडार होगा। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कम से कम 80 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह शाम करना चाहिए और ओम का उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। ओम का उद्गीत प्राणायाम होता है पूरी श्वास को भर करके, मुंह बंद करके, नाक से ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे श्वास को निकालना, ये उद्गीत प्राणायाम है। इस क्रिया को कम से कम 5 बार सुबह शाम करें। और अगर आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, आपके बेडरूम में नेगेटिविटी है, आपके बेडरूम में आपको नींद नहीं आती है, तो सोने से पहले अगर 5 बार आप उद्गीत प्राणायाम कर लें तो आप बहुत
प्यार से निद्रा रानी की गोद में सो जाएंगे और बहुत अच्छी नींद आएगी। बुरे सपनों से भी आपका बचाव होगा, लेकिन केवल 5 बार उद्गीत प्राणायाम सोने से पहले कर लीजिए। चंद्रमा के शुभ फल को पाने के लिए अपने घर के अगल बगल पलाश का पौधा लगा सकते हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी रंग का बल्ब लगा सकते हैं। घर की पश्चिम दिशा में क्रिस्टल रख सकते हैं। ये सारे उपाय तो हैं, लेकिन चंद्रमा का सबसे सटीक उपाय जो है वो ये है कि आप श्वास को अपने ओ से खींचिए और म से निकालिए। ओ से श्वास को नाभि तक ले जाइए, म से श्वास को बाहर निकाल करके ले आइए। ये क्रम अगर आप रोज 24 मिनट करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 24 दिनों के अंदर आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी दोनों दूर हो सकती है। इसे जितने समय तक आप करते रहेंगे उतनी मजबूती आपको मिलती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य देव की स्थिति है, व्यय भाव में बुध बैठा हुआ है और आपके धन भाव में चंद्र मंगल शुक्र की स्थिति है। कुल मिलाकर के ये तो माना जा सकता है कि कहीं अगर आपका पेमेंट रुका हुआ है तो वो तो आपको वापस मिल सकता है। रुका हुआ पेमेंट वापस मिल सकता है, लेकिन काम से जुड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी होगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। माँ लक्ष्मी को कमल का एक फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की, जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि में स्वगृही चंद्रमा इस समय शुक्र और मंगल के साथ विराजमान है। चंद्रदेव की स्थिति इस समय कन्या के नवमांश में है, तो इसका मतलब यह है कि किसी पुराने निवेश से धन लाभ होगा। कभी आपने पुराना पैसा कहीं लगाया होगा, प्रॉपर्टी में, शेयर में, कमोडिटी में, तो उससे आपको लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन जो दूसरी सबसे अच्छी बात है वो ये है दशम भाव में बृहस्पति का होना किसी बड़े काम में सफलता का संकेत है। पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे। मानसिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी दूसरे के काम का खुद श्रेय नहीं लेना चाहिए। गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। जिन लोगों की कुंडली में मंगल कमजोर है या जो लोग मांगलिक हैं, उनको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पंडित जी रोज उन्हें कौन से योगा करने चाहिए, योगासन करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए, और क्या उन्हें अपने घरों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो मेरे जिंदगी का अनुभव है वो ये है कि मंगल जब तक खराब नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता है। मंगल 6ठे भाव में जाएगा या 11वें भाव में जाएगा, पाप पीड़ित होगा तो निश्चित रूप से मंगल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की शिकायत पहुंचाएगा। जब किसी की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होगा या हानिकारक होगा तो या तो व्यक्ति को जरूरत से ज़्यादा आलसी बनाएगा या फिर जरूरत से ज़्यादा एक्टिव बनाएगा, दुस्साहसी बनाएगा। ये दोनों स्थितियां हानिकारक हैं। ऐसे में मंगल का शुभ फल पाने के लिए पद्मासन, तितली आसन या मयूरासन करना चाहिए। लेकिन मैं जो आसन बता रहा हूँ उस आसन को करके आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। वो आसन क्या है भैया? वो आसन है मंडूक आसन। दोनों पैर के घुटनों को जमीन पर रख दीजिए और बाएं हाथ की हथेली को नाभि पर रखिए, दाहिने हाथ को ऊपर रखिए
और अपने पूरे शरीर को ले जाकर के अपने माथे को जमीन पर रखिए। ये मंडूक आसन है। नाभि के नीचे पेनक्रियाज है जो इंसुलिन निकालता है और उसी इंसुलिन से शुगर खत्म होता है। जब बार बार इस पर दबाव पड़ेगा तो आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा और पेनक्रियाज के एक्टिवेट होते ही आपकी शुगर की समस्या समाप्त हो जाएगी। और मंगल का स्थान शरीर में नाभि पर ही माना जाता है। 98.4 का जो टेम्परेचर होता है वो नाभि से ही कंट्रोल होता है। यहाँ भी 98.4, जीभ के नीचे भी 98.4 और पैर में भी 98.4। आखिरकार ये आपका ताप पूरे शरीर में कौन कंट्रोल करता है? कहीं ज़्यादा नहीं, कहीं कम नहीं। कौन सा ऑटोमेटिक सिस्टम आपके शरीर में लगा हुआ है? वो है मंगल यंत्र और वो है समान वायु जो नाभि के नीचे रहती है, जहाँ का अस्थायित्व ग्रह जो है वो मंगल है। तो मंगल को ठीक करने के लिए अगर आप मंडूक आसन का प्रयोग करेंगे तो निसंदेह शुगर जैसी बीमारी से आपको निजात मिलेगी। इसी जगह अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की भी समस्या है तो आप बाह्य प्राणायाम करिए। बाह्य प्राणायाम का मतलब कि पूरी श्वास को निकाल दीजिए, पेट को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींच करके ले जाइए और कुछ समय तक इसको रोकिए। ये उपाय 10 बार 5 बार करिए तो ब्लड प्रेशर भी संतुलित होगा। घर में मंगल यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हर मंगलवार को मंदिर में बूंदी का लड्डू चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सब काम प्रसन्नता पूर्वक करिए, तनाव और दबाव में मत करिए। निश्चित रूप से मंगल से राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, सिंह राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। धन की आवाजाही सामान्य रहेगी। अधिकारियों से वाद विवाद बिल्कुल ना करें। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है और किसी अनजान व्यक्ति से अपनी गोपनीय बातें आपको नहीं बतानी चाहिए। ज़रूरतमंदों में अन्नदान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर किसी व्यक्ति पर बुध ग्रह का बुरा असर डाल रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे योग और प्राणायाम करके इसको ठीक किया जा सकता है, आइए जानते हैं हम सीधे पंडित जी से। पंडित जी, बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था। बुध बुद्धि का कारक ग्रह है। बुध अगर कुंडली में अस्त है तो व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता है। बुध अगर मीन राशि में है और मीन के नवांश में है तो व्यक्ति निर्बुद्धि होगा। अगर जन्म कुंडली में बुध ठीक नहीं है और बुध केंद्र में है, चंद्रमा केंद्र में है और शनि से दृष्ट है तो अरिष्टमति भ्रम योग होगा। ऐसा आदमी हर समय व्याकुल रहेगा। तो इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता पर पड़ेगा। बुध के कमजोर होने पर स्किन डिजीज हो जाती है। सोराइसिस, एक्जिमा, ये सब रोग जो है बुध के खराब होने पर, छठे भाव या 11वें भाव में होने पर होते हैं। बुध, शनि और चंद्रमा की युति होने पर सफेद कुष्ठ, रक्त कुष्ठ जैसी बीमारियां होती हैं। बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, जिसमें तेज तेज से श्वासों को भरा जाता है और बहुत तेजी से श्वास को निकाला जाता है। इसके साथ ही ओम का उच्चारण किया जाता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है। और जिन लोगों का बुध कमजोर है उनको अपने घर की उत्तर दिशा में बुध यंत्र स्थापित करके भगवान गणेश, कुबेर और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से बुध ग्रह का कंठ पर ध्यान करते हुए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जप करने से भी लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी।
बात करेंगे कन्या राशि वालों की, तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति इनकी, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते और सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके एकादश भाव में चंद्र, शुक्र और मंगल की स्थिति है। आपके दसम भाव में सूर्यदेव विराजमान है। किसी प्रॉपर्टी डील से तो आपको धन लाभ मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यदि आप नौकरी के लिए कहीं अपने रिज्यूम को भेजे हुए हैं तो वहाँ से आपको नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है। परिवार के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जरा सी भी लापरवाही चोट चपेट की संभावना का संकेत कर रही है, क्योंकि आपके छठे भाव में शनि बैठा हुआ है जो ठीक नहीं है। उधार के लेन देन से आप बचिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गुरु अगर कुंडली में कमजोर है या अनिष्टकारी है तो ऐसे में हमारे जीवन और सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए कौन सा योगा और प्राणायाम करने की जरूरत है? पंडित जी बताइए वो कौन से योगा और प्राणायाम है और क्या खास उपाय कर सकते हैं ये लोग? जीवो जीवित सुखदः, जीवन और सुख का कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति है। अगर किसी की जन्म कुंडली में बृहस्पति अशुभ हो जाए, अशुभ का मतलब मकर राशि में हो जाए, मकर के नवांश में हो जाए, पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए, राहु केतु से युत हो जाए, शनि की दृष्टि में हो जाए, राहु की दृष्टि में हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को हर समय पेट से जुड़ी समस्या होती है। छठे भाव का बृहस्पति लीवर की प्रॉब्लम देता है। छठे भाव में बृहस्पति अगर है और पापक ग्रहों की दृष्टि से युक्त है तो ऐसे लोगों को बचपन में ही फैटी लीवर हो जाता है। ऐसे लोगों को बचपन में ही फैटी लीवर हो जाता है और बच्चे जरा सा कुछ खाए नहीं कि तुरंत टॉयलेट भागते हैं। ये एक प्रकार से रोग है और जो बृहस्पति के द्वारा होता है। पीलिया अगर किसी को बार बार हो रही है तो आप मान के चलिए कि इसका बृहस्पति खराब है, या मोटापा किसी का बढ़ रहा है, या डायबिटीज अनकंट्रोल हो रही है, तब भी बृहस्पति अरिष्ट प्रभाव में है। तो गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कपाल भांति प्राणायाम सर्वोत्तम है। श्वास को निकालना, इस तरह से 300 बार यदि कपाल भांति प्राणायाम प्रतिदिन किया जाए और सर्वांगासन किया जाए, अग्निसार की क्रिया की जाए। अग्निसार की क्रिया तो सब बहुत अभ्यास से ही कर पाएंगे। बाबा रामदेव अग्निसार की क्रिया दिखाते हैं ना, आप देखते हैं उनका पेट कैसे घूमता है गोल 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 गोल। तो और सूर्य नमस्कार, ये सब करने से बृहस्पति ठीक होता है। और अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को हमेशा साफ रखना चाहिए। गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। और हो सके तो अगर आप कर सकते हैं तो एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। इन सब चीज़ों से बृहस्पति मजबूत होते हैं, जीवन में सुख और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वाले काफी देर से इंतजार कर रहे थे, तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, क्या है इनका आज का दैनिक राशिफल, आइए जानते हैं। तो चलिए, तुला राशि में केतु की स्थिति है, सप्तम भाव में बृहस्पति के साथ राहु है, मृत्यु स्थान में बुध है, भाग्य स्थान में सूर्य है। भाई देखिए, सही बात तो ये है कि मंगल को देख करके मैं कह रहा हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपना काम दूसरों पर न थोपें, वरना नुकसान होगा। और आज आपको पूरे दिन बहुत पेशेंस रखना चाहिए।
इससे बिगड़ते हुए रिश्तों में भी सुधार आएगा। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। ज्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुक्र कुंडली में अच्छा होता है तो जीवन साथी से भरपूर प्यार भी मिलता है, पैसों की भी कभी कमी नहीं होती है, धन वैभव और शोहरत तो मिलती ही है। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है, उनको इसको ठीक करने के लिए कौन से योग करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए और क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए पंडित जी? देखिए, शुक्र जो है एक तो ये आंखों का कारक होता है। अगर शुक्र और सूर्य की डिग्री एक जैसी हो जाए किसी की कुंडली में तो ऐसा बच्चा जन्मांध होता है, जन्म से ही अंधा होकर पैदा होता है। शुक्र और सूर्य अगर 12वें भाव में हो जाएं और 12 डिग्री के डिस्टेंस पर हों तो बच्चे को 2 साल 3 साल की उम्र में ही चश्मा लग जाता है। अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है तो ऐसे आदमी की सेक्सुअल लाइफ भी ठीक नहीं होती है और विवाह भी शुभ नहीं होता है। संतान सुख में देरी होती है। महिलाओं की कुंडली में अगर ऐसा हो तो उनके शरीर में अंडे नहीं बनते हैं। पुरुष की कुंडली में हो तो स्पर्म की कमी होती है। इससे यौन रोग हो सकता है, आंखों में तकलीफ हो सकती है, महिलाओं को सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। ऐसे में शुक्र कमजोर हो तो ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। शुक्र के शुभ फल पाने के लिए एक तो धनुरासन कर सकते हैं, हलासन कर सकते हैं, नौकासन कर सकते हैं, मूल बंधासन कर सकते हैं या जान सूर्यासन कर सकते हैं। इसके साथ ही घर की उत्तर पूर्व दिशा में चांदी या स्फटिक का श्रीयंत्र स्थापित करके दक्षिणावर्ती शंख से उसका अभिषेक करके नित्य पूजन अर्चन करने से भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और खास करके स्फटिक के श्रीयंत्र को अपलक देखने से शुक्र ग्रह की मजबूती होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात वृश्चिक राशि वालों की कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुध आपके 7वें भाव में है और चंद्र शुक्र मंगल आपके भाग्य भाव में। स्वगृही है चंद्रमा, तो भले ही खर्च बढ़ेगा, थोड़ी सी मुसीबत सुबह के समय बढ़ सकती है, लेकिन जहां तक आपके कामकाज की बात है तो कार्यस्थल से आपका स्थानांतरण हो सकता है और पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज योग दिवस है, योग प्राणायाम बस शुरू करिए। अगर अभी तक नहीं शुरू करे थे तो आज से करना शुरू कर दीजिए। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें, उन्हें अवॉइड ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य की पूरी दृष्टि आपके राशि पर आज है और चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये आपके मृत्यु भाव में है। लेकिन ऐसा है कि आपके धन भाव का स्वामी अपने मूल त्रिकोण राशि में है। जो पार्टनरशिप का व्यवसाय करते हैं उन लोगों को तो कारोबार से धन लाभ होगा, ऐसी मेरी कैलकुलेशन कह रही है। और ऑफिस में सहकर्मी भी आपकी मदद करेंगे और बच्चों से भी आपको गुड न्यूज मिल सकती है। लेकिन आंखों से जुड़ी कोई समस्या पैदा हो सकती है, तो किसी नई योजना में निवेश करने से जरा बचिएगा और हो सके तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है मकर राशि का राशिफल, चलिए अब जान लेते हैं। मकर राशि वालों की भी बात कर लेते हैं, इनका भी राशिफल हम जान लेते हैं। चंद्र, शुक्र, मंगल तीनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि
बुध का पंचम भाव में जाना किस बात का संकेत है कि आमदनी बढ़ेगी। पैसा कहीं लगा सकते हैं तो लगा दीजिए, उसका फायदा मिलेगा। ऑफिस में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए। भाई से मतभेद बढ़ सकता है और डाइजेशन पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। जिद्दी स्वभाव आपका नुकसान करा सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं और जान लेते हैं इनका राशिफल क्या कहता है और आज इनकी किस्मत कितना साथ देने वाली है। कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है। अब बकरी हो चुके हैं ये 4 नवंबर तक के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये बकरत तो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। आपका रुका हुआ पेमेंट आपको मिलने वाला है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ भी होगी। अपनों के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। किसी को अपना वाहन नहीं देना चाहिए। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की महादशा 7.5 या ढैया में आपके साथ सब कुछ गलत ही हो रहा हो और इसके लिए आपको कौन सा योगा प्राणायाम करना चाहिए और अपने घर में क्या कुछ उपाय करने चाहिए, आइए सीधे जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, शनि ग्रह जब किसी व्यक्ति पर अपना अशुभ प्रभाव डाल रहा होता है तो उस व्यक्ति को एसिडिटी, शनि एक मंद ग्रह है, 6ठे या 7वें भाव में शनि होगा तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। शनि से पीड़ित व्यक्ति को नींद भी कम आती है और नींद आती है तो बुरे बुरे सपने भी आते हैं। ऐसे में शनि का शुभ फल पाने के लिए तेल और मसाले वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम माने पूरी श्वास को खींच करके और इस तरह से ओम कहते हुए मस्तिष्क में हवा को, वायु को घुमाना चाहिए। ये भ्रामरी प्राणायाम है। अगर 10 बार भ्रामरी प्राणायाम कर दिया जाए तो अगर आप माइग्रेन के कितने भी बड़े पेशेंट क्यों ना हो, 20 दिनों के अंदर, 21 दिनों के अंदर आपको राहत मिल जाएगी। शीतलीकरण क्या है? दाहिनी नाक को बंद करके बाईं नाक से लगातार 10 मिनट तक सांस लेना, इसको शीतलीकरण कहते हैं। अनुलोम विलोम क्या है? बाईं नाक से सांस खींचकर दाहिनी नाक से निकालना, दाहिनी नाक से सांस खींचकर बाईं नाक से निकालना, ये अनुलोम विलोम है। अपने घर की पश्चिम दिशा में वरुण यंत्र स्थापित करें। पश्चिम दिशा में छत पर पीले रंग का झंडा लगाएं और शनि देव और भैरव की पूजा करें। और आपको एक बात और बता दूं, शनि देव जो है ये गुदा मार्ग, रेक्टम, यहीं पर इनका स्थान है। जिन लोगों को पाइल्स, बवासीर, भगंदर, इस तरह के फेस्टुला का रोग है, उन्हें गुदा आकुंचन करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठने के पहले, बैठ करके और उठने के पहले अपने गुदा मार्ग को कम से कम 10 बार ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। इस गुदा आकुंचन से पाइल्स, बवासीर, फेस्टुला, भगंदर जैसी बीमारियां राहत देती हैं, क्योंकि शनि के ये गंदे रोग हैं जो मनुष्य को देते हैं। इसमें ब्लीडिंग भी होती है, बादी बवासीर भी होता है, खूनी बवासीर भी होता है। और ये रोग जिसको पकड़ लिया है उसकी जिंदगी बेचारे की नर्क हो जाती है। तो कहने का मतलब, अगर गुदा आकुंचन का कार्यक्रम आप सुबह शाम करना शुरू कर दें तो इसमें राहत जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। तो जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। देखिए, मीन राशि के जातकों को तो सीधी सीधी बात बताना चाहूँगा कि आपके
राशि में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन द्वितीय भाव में बृहस्पति और तृतीय भाव में बुध और चतुर्थ भाव में सूर्य। अगर प्रॉपर्टी का कोई काम आप करते हैं तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, शेष कामों में नहीं। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है, नए रिश्ते बन सकते हैं और विवाह का योग भी बन रहा है। ज़्यादा भाग दौड़ से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पुरानी गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को योग और प्राणायाम से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी धन्यवाद। आपका। तो हमें उम्मीद है कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।